2020 7 मार्च 2020 का ये वीडियो है। इस वीडियो की कहानी यह है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को 6 मार्च की रात एक खबर मिलती है। खबर यह कि करीब 6 लाख का इनामी बदमाश जितेंद्र गोगी ये अपने साथियों के साथ गुरुग्राम के सेक्टर 83 के एक अपार्टमेंट में छुपा हुआ है। अब गोगी कितना खतरनाक था इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि 2016 में इसको कोर्ट में पेश करने के लिए जींद ले जाया जाता हरियाणा में दिल्ली पुलिस की वैन में। इसके साथियों ने बीच रास्ते में वैन को ओवरटेक करके दिल्ली पुलिस की आंखों में मिर्ची के पाउडर डाले और फायरिंग की और गोगी को उनकी कस्टडी से छुड़ाकर भाग गए। इसके बाद हरियाणा सरकार ने भी इनाम रखा गोगी पर, करीब 2 लाख रुपए का। दिल्ली पुलिस का था ही था 4 लाख रुपए का, तो 6 लाख का इनामी बदमाश अब ये फरार चल रहा था। और इसी दौरान भी ये खबर मिली कि गुरुग्राम में यानी कि पुराने गुड़गांव में ये छुपा हुआ एक अपार्टमेंट में करीब 80 पुलिस वाले और कमांडो किसी एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए ये बहुत बड़ी तादाद होती है। बसों में भरकर गुरुग्राम पहुंचती है रात को ही 6 मार्च की, और 7 मार्च की सुबह सुबह करीब 5 बजे उस अपार्टमेंट को चारों तरफ से घेर लेती है फिल्मी स्टाइल में। हरियाणा पुलिस की भी मदद लेती है। इसमें गोगी कौन है? तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज कहानी से पहले आपको एक झलकियां दिखाई। दीपक से कहा था कि ये जो वीडियो 17-19 सेकंड का ये वीडियो करीब 1.25 साल पुराना था। गुरुग्राम यानी गुड़गांव के सेक्टर 83 में 7 मार्च 20 गुरुग्राम पुलिस के लोग भी साथ में थे। बहुत सारे लोग सुबह 5 बजे उठते हैं वॉक करने के लिए। अब उन्होंने देखा यहाँ पे पुलिस की इतनी भीड़, कमांडो की वर्दी में। लोग घबरा गए, चौंक गए कि पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, कोई टेररिस्ट है, क्या चीज़ होने वाली है। लेकिन खैर थोड़ी देर के बाद लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट होता है, तब उन्हें पता चलता है कि ये मामला क्या है। पुलिस वाले लाउड स्पीकर पे अनाउंस करते हैं कि जितेंद्र गोगी, तुम एक इनामी बदमाश हो, हमें पता है कि तुम इस बिल्डिंग में छुपे हुए हो, अपने हाथ ऊपर करके नीचे आ जाओ, सरेंडर कर दो, वरना जान से मारे जाओगे। थोड़ी देर के बाद ये अनाउंसमेंट होता है। इसी दौरान में उसी बिल्डिंग के एक बालकोनी पे 3-4 लोग आते हैं। एक के हाथ में मोबाइल था, वो मोबाइल पे अपना फिर वीडियो बनाता है 19 सेकंड का, वही वीडियो जो अभी आपको मैंने शुरू में दिखाया। उसमें उसने ये कहा था कि असल में ये वीडियो जो बनाने की कहानी थी वो ये कि जितेंद्र गोगी को मालूम था कि स्पेशल सेल या पुलिस की टीम जरा सा भी कुछ उसने किया एनकाउंटर कर देगी, और उसे अपने एनकाउंटर का डर था। तो उसे लगा कि इस वीडियो को बनाकर उसने सोशल मीडिया पे डाल भी दिया तो इससे उसकी जान बच जाएगी कि देखो मैंने हत्या हूँ, हथियार नहीं है, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। खैर इसके बाद वो नीचे आता है हाथ उठाकर और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके और उसके साथ कुछ उसके दोस्त थे, कुछ हथियार भी मिलते हैं, और फिर गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया जाता है। फिर वहाँ से उसको रोहिणी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। मार्च 2020 से लेकर आज 24 सितंबर 2021 तक जितेंद्र गोगी रोहिणी की जेल में ही बंद था। इस दौरान में अलग अलग केस की सुनवाई के सिलसिले में उसको रोहिणी कोर्ट ले जाया जाता था। आज 24 सितंबर को लंच से पहले उसका एक केस लिस्टेड था रोहिणी की कोर्ट में, कोर्ट नंबर 207, और ये कोर्ट था NDPS कोर्ट, यानी जहां ड्रग्स के मामले की सुनवाई होती है। इसके अलावा और कोई सुनवाई नहीं होती। तो कमरा नंबर 207 में अमनदीप सिंह जो स्पेशल जज थे NDPS कोर्ट के, उनके कमरे में ये सुनवाई होनी थी। रोहिणी जेल से सुबह करीब 10 बजे के आसपास जेल की वैन में जितेंद्र गोगी को पुलिस की सुरक्षा में रोहिणी जेल से निकालकर रोहिणी कोर्ट पहुंचाया जाता है। चूंकि उसके मुकदमे की सुनवाई थोड़ी देर में होनी थी, तो तरीका यही होता है कि जब आप कैदी को जेल से लेकर कोर्ट आते हैं तो सबसे पहले जेल के कंपाउंड के अंदर ही एक लॉकअप होता है, उसमें आप उसको रख देते हैं, और जब सुनवाई होती है उससे आप 5-10 मिनट पहले उसको निकालकर फिर कोर्ट रूम में ले जाते हैं। जितेंद्र गोगी को भी लॉकअप में रखा गया। उसके केस की सुनवाई होनी थी करीब 1 बजे, लेकिन 15 मिनट और डिले हो गया। 1:15 पर सुनवाई होनी थी। कमरा नंबर 207, कोर्ट खचाखच भरा हुआ। जज साहब अपनी कुर्सी पर एक दूसरे मामले की सुनवाई कर रहे थे, और इसी दौरान ठीक 1:15 पर जितेंद्र गोगी अब कोर्ट रूम में दाखिल होता है पुलिस की सुरक्षा के बीच, क्योंकि गैंग वॉर और बाकी चीज़ों में उसका बहुत सारी बातें पहले थी, तो पुलिस उसको प्रोटेक्ट भी करती थी। तब कोर्ट रूम में दाखिल होता है। कुछ पुलिस वाले जो उसकी सुरक्षा में थे वो कोर्ट रूम के बाहर ही हो जाते हैं। आप परिसर में तो होते हैं, लेकिन कमरे में जज साहब जहाँ बैठते हैं वहाँ
पूरी फोर्स नहीं जाती है। तब एक दो पुलिस वालों की मौजूदगी में जितेंद्र गोगी कोर्ट नंबर 207 में दाखिल होता है। अंदर दाखिल होने के बाद उस वक्त तक जज साहब एक दूसरे केस की सुनवाई कर रहे थे। ये दाएं बाएं देखता है और अपनी सीट की कहीं पे खाली जगह हो तो बैठ जाए। एक जगह दिखती है, वो सीट की तरफ बढ़ता है बैठने के लिए, लेकिन अभी वो बैठ पाता कि उससे पहले उसी कोर्ट रूम में पहले से दो लोग और बैठे हुए थे और वह दोनों वकील की पोशाक में थे, यानी काले कोट में। उनके हुलिये को देखकर पहली नज़र में कोर्ट और कोर्ट रूम में आप यही अंदाज़ा लगाएंगे कि ये वकील है। जितेंद्र गोगी जैसे ही कोर्ट में दाखिल होता है, सीट की तरफ बढ़ता है, जज साहब अपनी सीट पर हैं, वो दोनों उठता है और दोनों वकील के पोशाक में जो शख्स था वो खड़ा होता है और अचानक बड़ी फुर्ती से दोनों सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल अपनी जेब से निकालते हैं और इसके बाद उसी गोगी का निशाना लेकर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। 1.5 से 2 मिनट ये फायरिंग चलती है। गोली की आवाज़ सुनते ही कोर्ट रूम में अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, कोई बेंच के, कोई इधर उधर छिपने की कोशिश करता है और हमलावरों का निशाना बड़ा सटीक था। शायद पहली 2-3 गोली ही काम कर चुकी थी क्योंकि वो गोगी को लग चुकी थी और जिस जगह गोगी को गोली लगी उस जगह से जज साहब जहाँ बैठे हुए थे मुश्किल से 2 फीट की दूरी होगी, सिर्फ 2 फीट। और ये सब कुछ जज साहब की आंखों के नज़रों के सामने हुआ। अब गोली चली, हड़कंप मचा, गोली की फायरिंग की आवाज़ आई। दरवाजे के बाहर भी पुलिस वाले और कोर्ट के सुरक्षा के लोग मौजूद थे। पहले तो कुछ किसी को समझ में नहीं आया, सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ। बाद में इसके बाद फिर पुलिस, अब हमलावर गोली चलाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ से पुलिस सामने आ गई। अब इन दोनों के बीच में गोलियां चलनी शुरू हुई। करीब कहते हैं 30 से 40 राउंड गोलियां चली। कुछ देर के बाद इस एनकाउंटर में दोनों हमलावरों की मौत हो जाती है, उन्हें भी गोली लगती है। अब कोर्ट के कमरे में एक और कोर्ट के कमरे के बाहर 2 लोग पड़े हुए हैं। पुलिस जब मुतमईन हो जाती है कि ये दोनों शायद हमला नहीं कर पाएंगे तो तीनों को घायल समझकर आनन फानन में नज़दीक के सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में तीनों को मुर्दा करार दिया जाता है। इसके बाद अब शिनाख्त होती है तो पता चलता है एक तो ये जितेंद्र गोगी है, दिल्ली पुलिस की तरफ से एक इनामी बदमाश। जो 2 लोग थे फिर उनकी शिनाख्त होती है, उनमें से एक का नाम राहुल पता चलता है और एक का नाम शायद मॉरिस। राहुल के बारे में पता चला कि उसके ऊपर 50,000 रुपये का दिल्ली पुलिस ने इनाम रखा था, यानी वो भी एक क्रिमिनल था। अब इन दोनों नाम सामने आए, कोर्ट के अंदर गोलीबारी, जज साहब के सामने कत्ल। अगर आप तकनीकी रूप से देखें तो कायदे से इस इंसिडेंट के, इस केस के, इस कत्ल के, जो गोगी का चूंकि हुआ तो पहले वो कत्ल ही माना जाएगा। खुद एक जज एक विटनेस बन गए, एक चश्मदीद बन गए। अब इस केस की जब फाइल तैयार होगी, FIR दर्ज तो हो ही गई, जब मुकदमा अदालत में जाएगा तो एक जज साहब इसके एक विटनेस होंगे। मुझे याद नहीं पड़ता कि हिंदुस्तान के इतिहास में एक शायद यूपी में हुआ था कि जज के सामने किसी एक ने एक का कत्ल करके कहा था कि मैंने अपना पिता का बदला ले लिया। अब वो उसमें जज साहब बैठे थे कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन अगर वो हटा दें तो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहला केस होगा जिसमें एक जज के सामने एक कोर्ट रूम के अंदर गोलीबारी होती है, शूट आउट होता है और एक कत्ल होता है और उसके बाद 2 लोग एनकाउंटर में मारे जाते हैं। कोर्ट के अंदर, कोर्ट रूम में 30 से 40 राउंड गोलियां चलना, हमलावरों का पिस्टल और हथियार लेकर जाना, ये सवाल खड़े करता है कोर्ट की सुरक्षा को लेकर। अब ऐसा क्यों और ये कत्ल क्यों हुआ? आखिर ऐसा कौन सा दुश्मन था जिसने अपने दुश्मन को मारने के लिए कोर्ट रूम चुना? उसे इस बात का भी डर नहीं था कि जज साहब के सामने गोली चलानी पड़ेगी, मतलब इतना बेखौफ। फिल्मों में ऐसी कहानियां बड़ी सुनी है, लेकिन रियल लाइफ में शायद ऐसा इंसिडेंट दूसरा नहीं हुआ। तो पता चला शुरुआती तफ्तीश में कि जो दोनों हमलावर थे इन्होंने इस कोर्ट की कई बार रैकी की। मार्च 2020 से लेकर अब तक करीब 1.25 साल में कई बार पेशी हुई गोगी की। उन्हें मालूम था, उन्हें पहले से भी मालूम था, जब कोर्ट में कोई केस आता है तो एक दिन पहले लिस्टेड हो जाता है कि फलाने केस की सुनवाई फलाने कोर्ट में होगी, इतने बजे होगी। तो बाकायदा उसके दुश्मन उस पर नज़र रखे हुए थे और आज की पेशी भी कितने बजे होगी, किस कोर्ट में होगी, कौन से जज होंगे, ये सारी चीज़ें दुश्मनों को मालूम थी और इसीलिए उन्होंने पहले रैकी की। तो उन्होंने देखा कि कोर्ट के अंदर गेट से दाखिल होने के लिए अगर आप वकील के पोशाक में हैं, आपने वकील की यूनिफॉर्म पहन रखी है, तो फिर तलाशी वलाशी के नाम पे कुछ नहीं होता। और कई बार तो दिल्ली में ये हुआ भी है कि तलाशी वलाशी को लेकर, आपको याद होगा एक कोर्ट में तो झगड़ा ही हुआ था पहले दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच में। तो आसानी से आप हथियार ले जा सकते हैं, ये दुश्मनों को पता चल गया और उन्होंने इसी का फ़ायदा उठाया। वकील के ड्रेस में आए, हथियार लेकर आए
और भरी अदालत में गोली चलाकर अपना काम करके निकल लिए। अब सवाल यह है कि गोगी कौन था? जितेंद्र गोगी, जिसे मारने के लिए इतना बड़ा जोखिम लिया उसके दुश्मन ने। और वो दुश्मन कौन है? जिसकी ऐसी दुश्मनी थी कि उसने ये भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। जितेंद्र गोगी दिल्ली में एक अलीपुर इलाका है, आउटर दिल्ली में है ये, वहां का रहने वाला था। शुरुआत उसकी ठीक ठाक हुई, पढ़ाई लिखाई भी उसने अपनी स्कूलिंग 12वीं की और फिर उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक श्रद्धानंद कॉलेज है उसमें एडमिशन लिया। वो वहीं पढ़ाई करने लगा, ग्रेजुएशन। इत्तेफाक से उसी कॉलेज में इसी दिल्ली के उसी अलीपुर का रहने वाला एक और शख्स जिसका नाम टिल्लू ताजपुरिया था, वो भी पढ़ रहा था। अब टिल्लू ताजपुरिया और गोगी दोनों चूंकि एक ही इलाके से आते थे, फिर कॉलेज में एक साथ थे, दोस्ती हो गई। लेकिन ये दोस्ती तब खराब हुई जब स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव शुरू हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर साल स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन होता है, जिसमें एक डूसू का होता है, जिसमें पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी चुने जाते हैं। और हर कॉलेज का अपना अलग अलग होता है। जैसे देश में हमारे यहाँ होता है एक लोकसभा, एक अलग अलग राज्यों का, तो एक प्राइम मिनिस्टर होता है, स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है। तो सेम दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि एक ओवरऑल होता है पूरे डूसू का प्रेसिडेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन जिसको डूसू कहते हैं, और एक कॉलेज का इंडिविजुअल अपना, हर कॉलेज का प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी। चूँकि मैं DU में पढ़ा हूँ, मैंने भी ऐसे चुनाव में बड़े भाग लिए हैं, बल्कि कई कैंडिडेट के लिए तो कैंपेन भी किया है, कुछ जीते कुछ हारे। तो श्रद्धानंद कॉलेज में ये दोनों एक दूसरे से इनकी मुलाकात अच्छे से होती है, फिर दोस्ती होती है। लेकिन फिर चुनाव में गोगी किसी और कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा था, और जो टिल्लू ताजपुरिया था, इसका एक रिलेटिव था जो चुनाव में खड़ा हुआ था स्टूडेंट्स यूनियन के। अब यहीं पे डूसू के चुनाव में अक्सर बहुत वायलेंस भी होता है, पोस्टर फाड़ना, मारना, पीटना। तो इन दोनों के बीच में यहीं से दुश्मनी की बुनियाद पड़ी चुनाव को लेकर। और फिर इतना हुआ कि ताजपुरिया का जो कैंडिडेट था वो हार गया, दुश्मनी और गहरी हो गई। इसके बाद दोनों में मारपीट हुई, फिर दोनों के धीरे धीरे गैंग बने, कॉलेज इन्होंने छोड़ा, और अब धीरे धीरे इत्तेफाक की बात है कि दोनों जुर्म के रास्ते पे चल पड़े। गोगी ने शुरुआत की ज़मीन हड़पने से, लोगों को धमकाने से, वसूली करने से, उगाही करने से। फिर एक वक्त ऐसा आया जब ये सुपारी किलिंग के धंधे में आ गया, सुपारी लेकर लोगों के कत्ल करना। फिर एक्सटॉर्शन के धंधे में आ गया, जबरन वसूली करना। इसका नाम एक बार आया था जब एक दुबई के बिजनेसमैन से इसने 5 करोड़ रुपए मांगे थे। इसके बाद उधर ताजपुरिया भी इसी धंधे में था। अब कॉलेज का चुनाव तक तो ठीक था, अब जब दोनों बाहर आए तो अब ये था कि बड़ा क्रिमिनल कौन, बड़ा गैंगस्टर कौन। और इसके लिए फिर ये और बड़े बड़े गैंगस्टर के साथ इन लोगों ने आपस में दोस्ती करनी शुरू की। तो इनकी दुश्मनी चलती रही। कहते हैं कि 2010 से लेकर 2020 तक 10 सालों में इन दोनों गैंग के बीच आपसी गैंग वॉर में 80 से 100 लोगों की जान गई। 80 to 100 पीपल सिर्फ इन दो गैंग के बीच में, टिल्लू राजपुरिया और जितेंद्र गोगी। इन दोनों के गैंग में कहते हैं 40 से 50 लोग थे। धीरे धीरे इनका गैंग बड़ा होता गया, वर्चस्व की एक लड़ाई शुरू हो गई। अब ये लड़ाई चलती रही, दोनों एक दूसरे को घात लगाकर जब भी मौका मिलता हमला करते, इसमें उनके लोग मारे जाते। आखिरी जो इन दोनों के बीच में गैंगवार हुई थी वो दिल्ली के बुराड़ी इलाके में हुई थी। बुराड़ी वही जहां एक फैमिली के 11 लोगों ने एक साथ फांसी के फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली थी, जिसमें अंधविश्वास के चक्कर में, पूरी आपको कहानी सुनाई थी। तो उसी बुराड़ी में एक गैंगवार होता है और उसमें 3 लोग मारे जाते हैं दोनों तरफ से, और इनकी लड़ाई चलती रही। इस दौरान में टिल्लू जो है वो भी बाद में पकड़ा जाता है, दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और इस वक्त वो तिहाड़ जेल में है। 2016 में गोगी भी पकड़ा गया, लेकिन फिर बाद में भाग गया, जो मैंने आपको बताया। लेकिन फिर 7 मार्च 2020 में वो गुरुग्राम से पकड़ा गया। उसके बाद उसको भी ले जाकर रोहिणी जेल में डाल दिया गया। लेकिन कमाल ये देखिए कि दोनों जेल में, उसके बावजूद भी इनका धंधा वैसे ही फल फूल रहा है, इनका गैंग वैसे ही काम कर रहा है। और कमाल देखिए कि आज जो शूट आउट हुआ भरी अदालत में जज के सामने, उस शूट आउट का इशारा और हुक्म भी किसी और ने नहीं दिया, बल्कि टिल्लू ताजपुरिया ने ही दिया, वो भी तिहाड़ जेल में बैठकर। अब सवाल है ऐसा कैसे मुमकिन है? आपने बहुत सारे क्राइम तक फैमिली के हमारे मेंबर इंडिया के बाहर रहते हैं, उनके लिए अटपटा होगा, अजीब होगा। लेकिन एक कड़वा सच, एक नंगा सच ये है कि कहते हैं कि हमारे देश में जितने आप बाहर अगर क्रिमिनल हैं और आप बाहर हैं तो आपको एक रिस्क है, फिर भी कभी इनकाउंटर हो जाए, कभी कुछ और दुश्मन मार दे। आप जेल में सुरक्षित भी हैं, आप जेल में आज़ाद भी हैं और आप जेल में मस्त भी हैं। हमारे यहाँ जेल सज़ा के लिए कम, मज़े के लिए शायद ज़्यादा हो गए। तो इसीलिए जितने भी बड़े गैंगस्टर हैं, क्रिमिनल हैं,
आप अक्सर सुनते होंगे जेल के अंदर से वो ऑपरेट करते हैं। अब कैसे करते हैं? जेल ऑफिशियल की मिलीभगत होती है और सबसे बड़ा हथियार होता है एक मोबाइल फ़ोन। आप मेरे पास जेल में मोबाइल है, आप किसी को भी, आप तिहाड़ में बैठे हैं, आप दुबई में किसी बिजनेसमैन को फ़ोन करके हड़का सकते हैं। यही काम अंडरवर्ल्ड के लोग करते हैं। आप अपने गैंग के लोगों को ऑपरेट करते हैं, आप उनको ब्रीफ करते हैं कि कब कहाँ जाना है, किससे वसूली करनी है, किसको टपकाना है, किसको छोड़ना है, किसको धमकाना है। तो ये सब कुछ एक फ़ोन से होता है। अब यहाँ एक दूसरा सवाल उठता है, वो ये कि हर जेल में जैमर लगाने की बात है, कानून है, आप जेल में जैमर लगाओगे सिक्योरिटी की वजह से भी। तिहाड़ में भी जैमर है, तो जब जैमर है तो फिर मोबाइल पे लोग बात कैसे करते हैं, कैदी या गैंगस्टर? अभी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। तो फिर आ जाते हैं वही करप्शन। जैमर होने के बावजूद जेल स्टाफ को पता है जैमर कहाँ है, उसका एंगल क्या है, कौन से कब नेटवर्क पकड़ेगा, कब नहीं पकड़ेगा, कहाँ से पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा। तो अगर आपकी पहुँच है, आपके पास पैसे हैं, आपने जेल स्टाफ को पैसे दिए, आराम से आप जैमर को अनजैम कर सकते हैं, आराम से आप नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। और हर हफ्ते हमारे यहाँ तो फैशन है, किसी भी जेल से खबर आती है, फलाने जेल से इतने मोबाइल मिले, फलाने से इतने मिले। तो ये मोबाइल जो है ये सारे फसाद की जड़ है जेल के अंदर, जहाँ से गैंगस्टर अपना धंधा चलाते हैं। और इसी मोबाइल की वजह से तिहाड़ जेल में बैठकर एक गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया ये पूरी प्लानिंग करता है। उसे खबर दी जाती है कि कैसे गोगी आज रोनी कोर्ट में पेश होगा और उसे कैसे मारना है। तो जेल में बैठा हुआ एक गैंगस्टर कोर्ट में जा रहा है, एक दूसरे गैंगस्टर के नाम की सुपारी निकालता है और उसको इस तरीके से भरी अदालत में शूट आउट के जरिए मार डालता है। दिल्ली के इतिहास में वैसे इसी रोहनी जेल में पहले भी हुआ था, 2018 में भी शूट आउट हुआ, तीसरी अदालत में भी शूट आउट हो चुका है। इन्हीं गैंग से जुड़े हुए ये लोग जो दोनों हैं, जो अपने इनके गुरु के तौर पे भी देखा जाता था, काला जयछड़ी याद होगा आपको सुशील कुमार केस में, वो भी जब एक बार हरियाणा में जेल कोर्ट से वापसी ही जा रहा था सुनवाई के लिए, तब भी उसे शूट आउट के जरिए ही छोड़ा कर ले जाया गया था। तो अदालत में शूट आउट नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके की शूट आउट आज हुई वो अपने आप में चौंकाने वाला है। इसलिए कि भरी अदालत में जज के सामने शायद ये पहला इंसिडेंट है, और इतनी बेखौफ होकर, इतना ज़्यादा क्या वकील के पोशाक में जाकर तसल्ली से पहले से बैठे हुए आधा घंटा पहले से कि वो आएगा और यहीं मारेंगे, आपको इस बात का भी डर नहीं है कि मेरे सामने जज है और विटनेस भी बन सकते हैं। लेकिन अब यहाँ इस केस में एक दूसरी चीज़ आ गई कि जो जज साहब चश्मदीद बने और उन्होंने जिन दो लोगों को गोली चलाते हुए देखा, वो दोनों इनकाउंटर में मारे गए। तब वो दोनों तो अब उन जज साहब के सामने वापस कटघरे में लाकर खड़े नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो दोनों अब इस दुनिया में है ही नहीं। हाँ, इसके पीछे की साजिश का मास्टरमाइंड और कौन कौन लोग शामिल, वो सारे कटघरे में होंगे, और शायद ये जज साहब तब एक गवाह के तौर पर अपना बयान भी देंगे। तो ये थी कहानी दिल्ली में हुए उस